Hello students, today we are discussing about the principles of scientific management. Before discussing these principles of scientific management, let's discuss about that person who has given the principles of scientific management. That is not important from the exam point of view, but still you have to remember because in the practical examination maybe some questions are asked from this particular topic. एंड अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस शायद बन के आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. सो अगर हम लोग बात करें कि किस पर्सन ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, तो इट इज़ गिवन बाय द फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर. सो ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. तो हम देख सकते हैं कि ही बिलोंग्स टू द इंजीनियर बैकग्राउंड. ठीक है. सो हु सॉट टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी. उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए काम किया. ही विजिटेड मैनी फैक्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज एंड ही ऑब्जर्व द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ so that they analyze and also he analyzed कि which is the best method to complete a particular task. उन्होंने सब उस चीज़ों में क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश की which is the best method और कौन सा सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी भी काम को करने का. सो इसीलिए ही साइंटिफिकली एनालाइजिंग द वर्क इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया एंड फाइंड आउट कि विच वन इज़ द बेस्ट वे टू डू एनी टास्क. सो इसके लिए उन्हें बहुत याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट कोई एक तरीका सबसे बेस्ट होगा जिसमें वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एज वेल एज मिनिमम वेस्टेज होगा एंड रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज अप टू द ऑप्टिमम लेवल. ये ध्यान रखिएगा, वन बेस्ट वे ढूंढने का तरीका या कहा जाए कि क्यों ज़रूरी था, सो दैट द वर्कर कैन गेट मोर एफिशिएंट एज वेल एज the resources are the wastage of the resources are minimized and the optimum utilization of the resources. और टेलर ने एक और चीज़ भी कही थी कि he emphasized on the adaptation of scientific method to the problem solving of the problems of the management. मतलब मैनेजमेंट की कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक तरीका होना चाहिए या ढूंढना चाहिए. कुछ और अचीवमेंट्स भी हैं उनके. बेसिकली F.W. टेलर्स को ही इज़ रिमेंबर फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडी. ये हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज़ द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा अभी. एंड हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज शॉप मैनेजमेंट, पीस रेस सिस्टम एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये तो हम पढ़ ही रहे हैं. ठीक है. सो ये चीज़ें जो हैं टेलर ने दिया था जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है. ठीक है. थोड़ी बहुत उनके लाइफ के बारे में है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं. ठीक है. So the meaning and the definition of scientific management. The scientific management is knowing exactly what you want to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. See, we know the meaning of management means the work done from the others. Here, the management want to complete the work or management want to perform by the job performed by the workers that should be performed in a best way as well as there is a optimum utilization of the resources. ठीक है. जो काम वर्कर्स कर रहे हैं वो बहुत कम समय में या कहा जाए कि क्वालिटी मेंटेन करते हुए जल्दी से जल्दी प्लस उसको जहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो प्लस जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो, उसको किया जाना. दैट इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो लेट्स डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वन बाय वन. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस not rule of thumb. So before understanding this principle, first understand the meaning of science here and the rule of thumb. Rule of thumb का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो या जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हो that should be based on the scientific, not on your intuition, experience and hit and miss method. मतलब किसी रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो रहा है आप उसी मेथड को ही फॉलो कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप जो भी काम को कर रहे हो वो साइंटिफिकली एनालाइज होना चाहिए. साइंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या एनालाइज करके उस चीज़ को जांचना या परखना. ठीक है. तो सेम टेलर क्या कहते थे कि जो भी आप मेथड यूज़ करो, मेथड किसी भी काम को करने के लिए 10 मेथड हो सकते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते. तुम्हारी क्लास में तुम्हें किसी को पेन देना है तो तुम थ्रो कर सकते हो
किसी को पास करके दे सकते हो या उसकी सीट पे उठ के जाके दे सकते हो। विच इज़ द बेस्ट मेथड, किस में तुम्हें वो जल्दी पहुंच जाएगा, इसे अप्लाई नहीं करना है। पासिंग इज़ द बेस्ट मेथड, थ्रो करोगे किसी को लग जाएगी। सो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास दो मेथड है कि आप उठ के उसको जाके पास करो या दो, या फिर पासिंग द गेम, खेल के अपने बाजू वाले को दे दिया, उसने बाजू वाले को दे दिया। तो ये दो मेथड है किसी भी काम को करने के लिए। तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, उसको एनालाइज करके उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो रूल ऑफ थंब को टेलर ने क्या कहा कि हमें रूल ऑफ थंब को हटा के साइंटिफिक वे में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इससे बेनिफिट क्या होता, तो इससे बेनिफिट होगा कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज़ होगी, स्पेशलाइजेशन आएगा, प्लस जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो इंक्रीज़ होगा, एज वेल एज जो रिसोर्सेज है या जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है दैट गोइंग टू बी यूटिलाइज इन द बेस्ट वे। सो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। मीन्स हम ट्रेडिशनल मेथड को निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि हम ट्रेडिशनल मेथड में से ही बेस्ट मेथड को सर्च कर रहे हैं थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ गोइंग टू बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। See, at the time of industrial era, generally the thinking of the management and workers are same. The workers always feel that they are overburdened with the work and underpaid. मतलब ना उनके पास काम भी ज़्यादा है और उनको कम पे किया जाता है। और मैनेजमेंट क्या सोचते थे, that workers are doing nothing, they are just sitting and doing time pass. तो ये जो एक सोच थी, टेलर ने क्या कहा कि ये जो दोनों की सोच है that should need to change. They have to understand the importance of each other. उन दोनों को समझना ये चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। And to achieve this state, the Taylor called is complete mental revolution. मतलब इस थिंकिंग को चेंज करने के लिए टेलर ने जो वर्क किया उसे मेंटल रेवोल्यूशन कहा जाता है। कि वर्कर्स को क्या समझाया कि वो मैनेजमेंट के लिए काम करे, बेस्ट दे, और मैनेजमेंट को ये समझाए कि दैट वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ वर्कर्स। और यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या बोला कि जब वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट कर रही है तो दे नीड टू शेयर देयर प्रॉफिट विद द वर्कर्स। एंड वर्कर्स को ये समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगी व्हेन दे विल गिव द बेस्ट, पुट देयर बेस्ट एफर्ट इन द वर्क। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी था, तभी जाके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। अदर प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कोऑपरेशन का मतलब क्या है, मिलजुल के साथ में काम करना। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बोले कि सिर्फ मैं हूँ इसलिए ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट पहले ये सोचता था कि भाई हम हैं तभी तो वर्कर्स हैं, एंड वर्कर्स सोचते थे कि हम काम करते हैं तभी तो मैनेजमेंट है, पर ऐसा नहीं है। दे बोथ हैव टू वर्क टुगेदर सो दैट दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो ये बहुत ज़रूरी था कि जो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट है उनके बीच में कोऑपरेशन हो, वो एक साथ मिल के काम करें। दिस इज़ द ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। सो दोनों के बीच में कंपटीशन को रिप्लेस करके कॉपरेशन को लाना था। द बोथ शुड रियलाइज द नीड ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज़। किसी भी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी था कि जो भी वर्कर्स हैं अगर वो कोई अपना सजेशन रखते हैं या कुछ सजेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, तो मैनेजमेंट को उसको सुनना चाहिए। एंड ऑल्सो इफ़ their suggestion is helpful for the management to success their goal or increase in the profit, so they should reward them also. चलिए, the next principle, the last one, the development of each and every person to his or her greatest efficiency and the prosperity. देखो कोई भी मैनेजमेंट है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब वर्कर्स जो होंगे वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करेंगे।
और वो तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर ट्रेन्ड प्रॉपरली एंड टाइम टू टाइम देयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्ट बाय द मैनेजमेंट। सी अगर जो वर्कर है वो जितना ज़्यादा ट्रेंड होगा या जितना उसको एसेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उतना ज़्यादा वो वर्क या कहा जाए कि उतना ज़्यादा वो इफ़िशिएंटली वर्क कर पाएगा एंड उससे क्या होगा कि उसका जो डेवलपमेंट है मोरल बूस्ट होगा एंड प्लस क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये मैनेजमेंट या कहा जाए कि मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सो दैट मैनेजमेंट कैन अचीव द गोल ऑफ देयर प्रॉफिट एंड द एट अ मिनिमम कॉस्ट। So thank you for today's. In next topic we will discuss about the techniques of the principles of management.